इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे किसी के फोन पर जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आया तो देखा मम्मी कान पर फोन लगाकर किसी से बातें कर रही थी। अरे शालू, मुझे तो ना बहुत चिंता होती है जिम्मी की। वो क्या करेगा कॉलेज के बाद, कैसे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। घर में ऐसे ही पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है। अगर ये कुछ कर नहीं पाया तो कैसे होगा। अरे सुमन, तू कब से इस चीज के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही है? तूने किसी से बात की? किसी अच्छे ज्योतिषी से बात कर कि तेरे घर की कंडीशन कैसे सुधर सकती है, जिम्मी का करियर का क्या भविष्य है। अब मैं ज्योतिषी ढूंढती फिरूं, यही काम बच गया ना मेरा। अरे पागल, तुझे कहीं नहीं जाना। घर पर ही बैठ और ये ऐप एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर। मुझे खुद ये ऐप एक इंस्टाग्राम पर ऐड देखकर मिली। एस्ट्रोटॉक यानी कि ज्योतिषी, वो भी फोन पे? हाँ जी। अब दिक्कत और सवाल सबकी जिंदगी में होते हैं। किसी को शादी से रिलेटेड, किसी को रिलेशनशिप में, किसी के घर में पैसों की दिक्कत, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा। किसी भी दिक्कत के लिए इधर काफी सारे ज्योतिषी हैं। बात कर लो और वो तुरंत तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे या तुम्हें सॉल्यूशन बता देंगे। यार ये सही है। सबसे बढ़िया बात, मैं जब खुद अपना घर बनवा रही थी तो बहुत दिक्कत आई थी। तब मैंने यहाँ एक ज्योतिषी प्राची से बात की थी। उनसे मैं कुछ पूछती, उससे पहले उन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा और वो देते ही तुरंत पूछ लिया घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम से? मैं इसमें जिम्मी के बारे में पूछ सकती हूँ और घर के पैसों की दिक्कत से रिलेटेड? अरे कुछ भी। अब देखो, हम सबकी लाइफ में डाउट्स और इश्यूज तो आते हैं ना। कोई रिलेशनशिप में तो उसे ये समझाना होता है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं। कोई सिंगल है तो ये समझना होता है कि कब आएंगे रिलेशनशिप में, किसके साथ आएंगे, जॉब कब लगेगी, सेटल कब होंगे। अच्छा, मैं एक काम कर देती हूँ, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वहां से डाउनलोड कर लो और सबसे बेस्ट बात, पहली चैट फ्री मिल जाएगी मेरे लिंक से। शालू देख, ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना। मैं आ रही हूँ। सुन रही है ना तू? मैं आ रही हूँ। मम्मी किससे बातें कर रही हो इतनी रात को? शालू आंटी का फोन आया है, वो बहुत रो रही हैं। कहीं कुछ कर ना ले, मुझे जाना होगा बेटा। मम्मी, शालू आंटी मर चुकी है, वो आपको फोन कैसे कर सकती है? होश में आइए। मैं सच कह रही हूँ बेटा, सच में उनका फोन आया था। मैंने गुस्से में फोन उनके हाथ से लेकर रिसीवर नीचे रख दिया। तभी एक बार फिर फोन की घंटी घनघना उठी। यूं आधी रात को अचानक फोन की घंटी की आवाज सुनकर मैं कांप उठा था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। फोन मेरे हाथ से छूट गया और मैं पसीने पसीने होकर जमीन पर थप से बैठ गया। फोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था, फिर भी लगातार फोन के बजने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस रात पहली बार मुझे समझ में आया कि रोए रोए में डर महसूस होना क्या होता है। शालू आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी तू भी मेरे साथ चल। देख, तू उस दिन मुझे लेने नहीं आई, अकेला छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। साल 1898 की बात है। हम अपने बंगले नुमा घर में ठाट बाट से रह रहे थे। पापा का बिजनेस खूब फल रहा था। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मम्मी की एक सहेली थी शालू आंटी, जो हमारे सामने वाले घर में रहती थी। शालू आंटी अक्सर दोपहर के समय हमारे घर आती और मम्मी के साथ बैठकर घंटों बातें करती। मैं उस समय 12वीं में पढ़ता था। उनकी बातें समझने की ना मेरे पास समझ थी ना ही समय, लेकिन इतना जरूर समझ में आता था कि आंटी अक्सर मम्मी से बातें करते हुए रोने लग जाती थी। रात के समय उनके घर से अक्सर झगड़े की आवाज भी सुनाई देती थी। जब उनके घर से रोने पीटने और झगड़ने की आवाज आती तो मम्मी दौड़कर उनके घर पहुंच जाती और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद ही लौट कर आती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, दिसंबर की ठंडी रात थी। मेरी छोटी बहन गुड्डी को तेज बुखार था। बाहर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक रात के 11 बजे शालू आंटी के यहाँ से रोने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर के शोरगुल के बाद हमारे घर के लैंडलाइन पर घंटी बजी तो मैंने फोन उठा लिया। जिमी बेटा, मम्मी से बात करा। मम्मी तो गुड्डी के पास है आंटी, उसे तेज बुखार है।
फोन पर भी नहीं आ सकती? आंटी के इतना कहने पर मैंने इशारे से मम्मी को फोन पर आने के लिए कहा, तो मम्मी ने मुझे इशारे से फोन रखने के लिए कह दिया। मम्मी के कहे अनुसार मैंने फोन काट दिया। इन मियाँ बीबी का रोज का हो गया है, कोई कितने दिन तक बीच बचाव करेगा। अब मैं अपनी बेटी की तबीयत देखूं या इनकी राम कहानी सुनूं? सुबह सुन लूंगी, कौन सा वो कहीं भागी जा रही है। मम्मी को कोई अंदाजा नहीं था कि आज शालू आंटी ने उन्हें आखिरी बार फोन किया है। कुछ देर बाद उनके घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर सब शांत हो गया। उस रात माँ उनके घर नहीं गई। सुबह 5 बजे तक पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। यह खबर सुनकर मम्मी को गहरा आघात लगा था। वो अक्सर रातों को उठकर बैठ जाती और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगती। जब पापा पूछते कि कहाँ जा रही हो तो कहती शालू मुझे बुला रही है, उसके यहाँ झगड़ा हो गया है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे जाने दो। पापा को यही लगता था कि मम्मी को शालू आंटी को उस रात ना बचा पाने का पछतावा है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगा। पापा का चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ने लगा। अपने बिजनेस को बचाने के लिए पापा ने जो भी कर्ज लिया था वो भी डूब गया। अब पापा के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अंत में उन्होंने अपना मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। एक तरफ हमारा मकान जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मम्मी को डिप्रेशन नहीं था, उन्हें वाकई शालू आंटी दिखाई दे रही थी और इस बात का एहसास मैं खुद कर चुका था। मैं पापा को मम्मी के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन अब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उस रोज मैंने पापा को सब कुछ सच बताने का निर्णय लिया। उसी शाम पापा घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्या बात है पापा, आज आप खुश लग रहे हैं? बेटा, धर्मेश अपना बंगला मुझे आधे दाम में देने के लिए तैयार हो गया है। कहता है शालू चली गई, अब वो इस घर में नहीं रहना चाहता, बस जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना चाहता है। बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी? हमें इसी मोहल्ले में सामने वाला घर मिल गया, वो भी आधे दाम में। हम उस घर में नहीं रहने वाले। पापा, मम्मी को शालू आंटी दिखाई देती हैं, मम्मी की हालत बिगड़ रही है और आप कह रहे हैं हम उसी घर में रहने जाएंगे जहाँ उनकी मौत हुई है? ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। वहम की बातें है ये सब बेटा। और तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है बस। और सबसे बड़ी बात, मैं पैसा दे चुका हूँ, हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए 2 दिन बाद हम शालू आंटी के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उस बंगले में बिताए हुए दिन मेरे जीवन के सबसे मनहूस दिनों में से एक है। मम्मी की हालत पहले से काफी खराब थी। पापा अपने कमरे में सोए हुए थे, मैं और छोटी मम्मी के साथ कमरे में सोए थे। अचानक आधी रात गए हमें किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बुरी तरह से मार पीट रहा हो। घबराकर मेरी नींद टूट गई। जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो पाया कि बिस्तर पर छोटी बहन और मम्मी दोनों ही नहीं है और पूरे बंगले में अंधेरा पसरा हुआ है। मैंने टॉर्च उठाया और मम्मी और गुड्डी को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। बेडरूम से बाहर निकलकर मैं जैसे ही हॉल में आया, वो नजारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। गुड्डी के बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब से डरावने भाव चेहरे पर लेकर घूर घूर कर मम्मी को देख रही थी। मम्मी कमरे के कोने में खड़ी हुई सिसक रही थी। अचानक गुड्डी अजीब ढंग से दीवार पर चलने लगी। मम्मा, ये क्या हो गया गुड्डी को? मम्मा, होश में आओ। गुड्डी? गुड्डी नहीं है वो शालू है। ये क्या कह रही हो? मेरे इतना कहते ही गुड्डी ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो भयानक तरीके से उल्टी होकर हाथ और पैरों पर चलते हुए मम्मी के पास आई और उनके कान में आकर फुसफुसाते हुए कहने लगी, तू चलना मेरे साथ, नहीं तो मैं गुड्डी को ले जाऊंगी। गुड्डी की बात सुनकर मम्मी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी और मैं डर से बुरी तरह से कांप रहा था। ये सब शोर शराबा सुनकर शायद पापा की भी आंख खुल गई थी और वो दूर खड़े हुए सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मम्मी को बेहोश होकर गिरते हुए देखा, वो दौड़ते हुए घर के मंदिर में गए और वहां से कपूर और गंगा जल उठाकर ले आए। पापा किसी समय में बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्ति किया करते थे, इसलिए उन्हें कुछ उपाय पता था। पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कपूर जलाया
और गंगा जल को कलश के चारों ओर 3 बार घुमाकर उस जल को गुड्डी के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने उस जल को पूरे घर में छिड़का और हॉल में वो कपूर जलता हुआ छोड़ दिया। पापा के उस उपाय को करने के कारण गुड्डी के ऊपर से शालू आंटी की आत्मा चली गई थी। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इतनी बड़ी मुसीबत में अपने घर को फंसा दिया। अगर इस घर में हम ज्यादा दिन रहे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये प्रेत आत्मा बहुत शक्तिशाली है बेटा। मैं अपने उपाय से कुछ देर के लिए तो उसे रोक सकता हूँ, लेकिन ये उपाय ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगे। लेकिन पापा, वो बार बार मम्मी को अपने साथ ले जाने की बात कहती है। कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? बेटा, मैं किसी ओझा से उपाय करवाता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अगले दिन पापा एक ओझा के पास गए और ताबीज बनवाकर गुड्डी और मम्मी को पहना दिया। अगले कुछ दिन बहुत शांति से बीत गए। एक दिन रात के समय मैंने फिर से किसी की रोने की आवाज सुनी। मैं चौंक कर उठ बैठा और भागते हुए मम्मी के कमरे में पहुंच गया। उस समय पापा घर में नहीं थे। मम्मी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर लाल रंग से कुछ लिख रही थी। मैं मम्मी के नजदीक पहुंचा तो देखा उनके हाथ की नस कटी हुई थी और वो अपने खून से शीशे पर लिख रही थी। काश तूने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं जिंदा होती। मैंने आईने की ओर ध्यान से देखा। मम्मी के ठीक पीछे मुझे शालू आंटी का भयानक सफेद पड़ा हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। मेरा दिमाग अब सुन्न हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस पल में क्या करूं। मैं मम्मी मम्मी कहकर जोर जोर से रो रहा था। इससे पहले कि मैं मम्मी को बचाने के लिए कुछ कर पाता, मुझे गुड्डी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भैया, मुझे बचाओ भैया, भैया। मैं दौड़ते हुए गुड्डी के कमरे में गया। गुड्डी कमरे में लगी हुई बालकनी की रेलिंग के ऊपर खड़ी हुई थी और उसका एक पैर हवा में था। गुड्डी, तुम वहां क्या कर रही हो? नीचे आओ बाबू। नहीं गुड्डी बेटा, नीचे नहीं कूदना। मैं गुड्डी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। भैया, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती भैया। गुड्डी को पकड़कर नीचे उतारने के लिए मैं उसके और नजदीक पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो देखा वहां तो कोई था ही नहीं। गुड्डी, तू कहाँ गायब हो गई बेटा? गुड्डी। रात के सन्नाटे के अलावा बाहर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं वापस कमरे में आया तो देखा गुड्डी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। मैं भागते हुए वापस माँ के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ जमीन पर मरी पड़ी थी और फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये बात केवल मैं जानता था। उस रात माँ हमें छोड़कर चली गई। गुड्डी को गोद में लेकर मैं उसी समय वहां से निकलकर बाहर की ओर भागा। पापा हम सबको उस रात अकेले छोड़कर जाने के अपराध बोध से कभी बाहर नहीं आ पाए और गहरे डिप्रेशन में चले गए। उस काली रात ने हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।